नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन की खबरें आप पढ़ रहे होंगे कि शी जिनपिंग के आसपास का ये अफसर चला गया, वो अफसर चला गया, नंबर 2 चला गया, नंबर 3 चला गया। केवल एक जो 5-6 टॉप कमांड के थे उसमें से केवल एक अधिकारी बचा हुआ है। चीन में जबरदस्त सफाई अभियान चल रहा है। कहीं पर इस नाम पे कि भ्रष्टाचार, और भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ किसी ने उनका न्यूक्लियर प्लान लीक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। यानी चीन के खिलाफ अमेरिका ने जो जाल बिछाया था वो पूरा जाल एक्सपोज हो गया है और चीन ने धीरे धीरे सफाई अभियान शुरू कर दिया है और एक एक करके बाहर किए जा रहे हैं लोग। अब बड़ा सवाल भारत के लिए, भारत में ऐसे लोग कब पकड़े जाएंगे जो इस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, इस देश में बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर तक घुसे हुए हैं। और बहुत खतरनाक स्थिति है कि उन लोगों के जो संबंध हैं या उनके जो एजेंडे हैं वो हमारे लिए चिंताजनक हैं। सभी पार्टी वालों से निवेदन है कि सब लोग दिमाग खोल के सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। ये किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये राष्ट्र हित का मसला है। चीन पे जब हम बात करते हैं तो पहले बात करते हैं नेकेड ऑफिशियल की बारे में। ये क्या होता है? नेकेड ऑफिशियल मतलब ऐसे अधिकारी जो एक्सपोज्ड हैं, मतलब ऐसे अधिकारी जो अपनी बात, जो हमेशा संदिग्ध हैं और जिनको लेकर ये लगता है कि कभी ऊंची नीची बात हुई तो खट से देश छोड़ के निकल लेंगे झोला उठा के। और इन अधिकारियों को कैसे पहचाना जाता है? चीन में इन अधिकारियों की अलग से पहचान होती है और उनके जो गुण धर्म हैं वो भारत में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। वहां के कानून में ऐसे लोगों को पकड़ने का सिस्टम है, मेरे यहां नहीं है। पहले समझते हैं नेकेड ऑफिशियल की पहचान कैसे करते हैं। चीन में ऐसा अधिकारी जो चीन में पोस्टेड है, अहम पद पर है, चाहे वो बैंक में हो, सेना में हो, सरकार में हो, पॉलिसी मेकिंग में हो या पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन उसके तार बाहर जुड़े हुए हैं दूसरे देशों में। जैसे कि किसी के बीवी बच्चे विदेशों में रहते हैं, वहां पढ़ रहे हैं। किसी का पूरा परिवार विदेशों में रहता है, वहां पढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, किसी भी देश में हो। चीन की सरकार ऐसे लोगों को ध्यान से देखती है और वो ये मानती है कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। किसी भी वक्त इस देश को छोड़कर जाने का इंतजाम इन्होंने कर रखा है। जाहिर बात है उनको ये लगता है कि जिस दिन यहाँ पर हम पकड़े जाएंगे, हमारी गड़बड़ियाँ पकड़ी जाएंगी, हम निकल जाएंगे और हम विदेशी लोगों के एजेंडे पर काम निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और, अमेरिका जैसे देश में अगर आपके बच्चे रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है, या आपके कारोबारी इंटरेस्ट हैं, या वहां पर आपने शेयर डाले हुए हैं, तो आप याद रखिए कि आप अमेरिका के सैंक्शंस की बहुत पकड़ में हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपके बच्चों को अमेरिका ने अपने पास गिरवी रखा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें यह माना जाता है कि इन लोगों की निष्ठा अंतिम रूप से चीन के प्रति नहीं है। मतलब किसी दिन गड़बड़ हुई, पकड़े गई तो सजा भुगतें, सब कुछ हो, इसका डर इनको कम है, क्योंकि इनको लगता है मैं तो बन के हवा का झोंका में निकल जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए 2020 के बाद से चीन में कुछ सख्त नियम बने, 5-6 साल पहले, और ऐसे सब लोगों को संवेदनशील पदों से हटाया जा रहा है। यानी तुमको हम ऐसा काम देंगे ही नहीं जहां पे आप देश के साथ में गद्दारी कर सको, देश से निकल के भाग सको, देश के साथ कुछ हुक्मतुली कर सको। और उनके प्रमोशन भी रोके जा रहे हैं कि भैया ये आज तू विदेश में ही तेरे को बच्चे पढ़ाने हैं, तेरे को विदेश में इन्वेस्टमेंट करना है, तेरे को विदेश में प्रॉपर्टीज खरीदनी है, तेरे बच्चे विदेश में सेटल हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भाई तू यहां का कैसे हो सकता है?
ये बड़ा सवाल। और जब वो ये कर रहे हैं तो इन्होंने नेकेड ऑफिशियल्स को ऐसे पकड़ा कि कोई रॉकेट फोर्स कमांडर का बेटा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, नेवी एडमिरल की पत्नी कनाडा में बिजनेस कर रही है, किसी आर्मी प्रोक्योरमेंट अफसर की पत्नी सिंगापुर में है। ये सब जब पता चलता है तो वे समझ जाते हैं कि ये लोग ब्लैकमेल किए जाने के लिए असुरक्षित हैं, इनका बेटा वहां पर है, इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है और ये सॉफ्ट टारगेट होंगे इन विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए। और देश में और परिवार में जब चुनना होगा तो ये आदमी परिवार की सुरक्षा चुनेगा, तो इसको हटाओ यहां से। अब ये जो है एक स्ट्रक्चर 2020 से बना हुआ है, 6वां साल चल रहा है। इसका मतलब पैसा तो आपका बाहर है और ताकत आपकी अंदर है। तो इसमें जो है अमेरिका विरोधी भाषण आप दे रहे हो, बच्चे को अमेरिका में पढ़ा रहे हो, अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और विदेशों में रियल एस्टेट आपने खरीदी हुई है, पैसा खरीदा हुआ, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और आपके भविष्य की सुरक्षा पश्चिमी पासपोर्ट से है, तो चीन के लिए आप ईमानदार क्यों होंगे? एक्सपोज होने पर ये अधिकारी सबसे पहले क्यों गिरते हैं? इसके लिए चीन में ये सिस्टम रखा गया है और वो समझ रहे हैं कि विदेशों में संपत्ति, विदेशों में बैंक अकाउंट, विदेशों में विदेशी नागरिकता और ट्रैवल पैटर्न, बार बार विदेश जा रहे हैं, ऐसे अधिकारी अचानक गायब हो जाते हैं। गए वो लौटे ही नहीं। जासूसी की, अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी, इससे पहले देश को पता चले, निकल गए और लौटे ही नहीं। इस तरह से शी जिनपिंग ने बहुत सारी चीज़ों को समझा और उसने ये देखा कि अगर ताइवान से युद्ध हुआ, अगर अमेरिका से चीन का सीधा टकराव हो गया या अंदरूनी संकट आया, तो क्या PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप के लीडर हैं, क्या वो अंत तक खड़े रहेंगे या एग्जिट ऑप्शन चुन लेंगे? यानी सीधे सीधे इन लोगों को, जो नेकेड ऑफिशियल्स हैं, उनको चीन ने ऐसी जगह पे रखा ही नहीं जहां से वो देश से गद्दारी कर सकें। ये काम 6 साल से चल रहा है। आगे आते हैं भारत पे। भारत में एक बड़ा तबका, चूंकि भारत का कानून इसकी इजाजत देता है, और केवल चीन की बात नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह के कानून हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों के बच्चे, परिवार के लोग विदेशों में हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे देश, केवल चीन नहीं, ऐसे देश हैं जो अपने अधिकारियों को, इस तरह के अधिकारियों को पूरी जानकारी अपने मुल्क की नहीं देते। मैं पहले बताता हूं कौन से देश हैं, फिर हम समझेंगे कि भारत के कौन कौन से लोग नेकेड हैं। वियतनाम में अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति विदेशों में काम करता है तो आपको भ्रष्ट अधिकारियों की तरह संदेह से देखा जाता है और विदेश निवास को एक नकारात्मक प्रोफाइल माना जाता है। उत्तर कोरिया, किम जोंग, देखिए, आपको लगेगा आपने अभी वेनेजुएला में देखा। अमेरिका इन देशों में जो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी देश हैं, उन देशों को बर्बाद करने के लिए उसका CIA हमेशा अभियान कर चलाता रहता है। क्यूबा के खिलाफ उसने कितनी साजिशें की, हमको सबको पता है, और उसमें नाकाम भी रहा, कई जगह कामयाब भी हो जाता है, जैसे अभी हो गया वेनेजुएला में। तो ये देश विशेष सावधानी बरतते हैं, इसीलिए ये उनका सोशल मीडिया अलाउ नहीं करते, इसीलिए उनकी दूसरी, इसका मतलब यहाँ पर हमको ये वेस्टर्न सोर्सेस समझाते हैं कि ये तानाशाही है। तानाशाही नहीं है, ये सावधानी है। ऐसा तो है नहीं कि किम जोंग के देश में, अपने देश में लोग बहुत डर डर के जीते हों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने बल्कि एक ब्लॉगर का इंटरव्यू किया था जो वहाँ पर जाके आए थे। वो तो एंटरटेनमेंट ब्लॉगर थे। खैर, देश के भीतर रखा जाता है सारे जो शीर्ष अधिकारी उनके परिवार को, और गारंटी के रूप में विदेशी परिवार होना लगभग असंभव है। उत्तर कोरिया में किसी भी परिवार का आदमी बाहर नहीं रहेगा। इसके अलावा अमेरिका भी सीधे सीधे नेकेड ऑफिशियल जैसा शब्द उनके यहाँ नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस में बच्चों, पत्नी और विदेशी नागरिकता को खासतौर पे ध्यान में रखा जाता है। विदेशों में संपत्ति को अमेरिका नजर में रखता है,
विदेशी संपर्क को रखता है, पूरी तरह इन चीज़ों की जांच करता है जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ के। एनएसए, सीआईए, पेंटागन और न्यूक्लियर कमांड में क्लियरेंस लो की जा सकती है, आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा अगर इनमें से कोई चीज़ आपके आसपास है। कोई एक पनिशमेंट नहीं है, ये नहीं है कि भैया आपको भ्रष्टाचार में जेल डाल देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन आपको सेंसिटिव जगह पे नहीं रखेंगे। अमेरिका, उत्तर कोरिया, वियतनाम, रूस में भी कोई औपचारिक कानून नहीं है, लेकिन शीर्ष अधिकारियों में किसी की भी अगर विदेश में संपत्ति है तो रूस ये मानता है कि ये नागरिकता छोड़ के भाग सकता है। 2014 के बाद कई अधिकारियों को पुतिन ने कहा बच्चों को अपने लाओ वापस, रूस में बाहर नहीं रखना है। और ये एक तरह का पॉलिटिकल नियम है, लेकिन कानून नहीं है। जो जो देश दुनिया में अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका समेत, वो सब ये सावधानी बरत रहे हैं। ईरान के में जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसका परिवार अगर पश्चिम में है तो वो एक्स्ट्रा उसके ऊपर नज़र रखते हैं। मिसाल, परमाणु और खुफिया पदों पर उनको नहीं रखा जाता है, और ये एक मिश्रित मॉडल है। भारत में नेकेड अधिकारी कानून नहीं है, परिवार का विदेश में होना बहुत नॉर्मल बात है, सामान्य है। यूके, फ्रांस, जर्मनी जो उच्च सुरक्षा पद हैं उनके लिए डिस्क्लोजर मांगते हैं कि आपका कौन कहां पर है। अब भारत में जब ये सामान्य है तो कौन कौन महानुभाव हैं ये जानकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग, जब सबको डर लगता है तो मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे डर क्यों ना लगे इनसे, ये प्रश्न मेरे मन में आता है। शुरू करते हैं। अभी कौन कौन लोग हैं जो सरकार में हैं, और अगर चीन के हिसाब से देखा जाए तो नेकेड ऑफिशियल हैं। भारत में कानून नहीं है, हम इनको नेकेड ऑफिशियल नहीं कह सकते, कानून इसकी इजाज़त देता है। जिस दिन इसकी इजाज़त नहीं देगा उस दिन ये क्या करते हैं इस पे हम कुछ तय कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, उनके बेटे विदेशों में जुड़े हुए हैं, बाकायदा हाई प्रोफाइल जगहों पर हैं। अजित डोभाल का प्रोफाइल क्या किसी से छिपा नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी सीक्रेट, बड़ा से बड़ा सीक्रेट ऐसा नहीं है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो अजित डोभाल के सामने ना आता हो। भारत को लेकर हर गुप्त जानकारी, भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई और किसी भी प्रकार की गुप्त जानकारी, अजित डोभाल का वहां तक एक्सेस है। और उन अजित डोभाल का छोटा बेटा विवेक डोभाल सिंगापुर का रहने वाला है और उसकी नागरिकता ब्रिटेन की है, यूनाइटेड किंगडम की। उसका पेशा, वो फंड मैनेजर है, पैसों का इन्वेस्टमेंट बैंकर है। लोग उसको पैसे देते हैं, उन पैसों को वो लगाता है, और उसका मुख्य काम है GNY एशिया फंड से जुड़ा हुआ है। और ये फंड कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। कैमन आइलैंड मतलब टैक्स हेवन, वो देश जहां पर शेल कंपनियां हैं, जहां चोर, बेईमान, लुच्चे, लफंगों के पैसे, करप्ट लोगों के, अधिकारियों के पैसे पार्क होते हैं और उन पैसों को काले का सफ़ेद, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया जाता है। शेल कंपनियां हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से आप जानते हैं। और वहाँ पर जो फंड का मैनेजमेंट होता है वो काम हमारे डोभाल साहब का छोटा लड़का करता है, विवेक डोभाल। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फंड मैनेजमेंट के काम में काले धन का ही करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बिजनेस यही है। भारत की सारी सीक्रेट जानकारी उसके पास रहती है। दूसरा, शौर्य डोभाल, थिंक टैंक, राजनीतिक, विवेकानंदा फाउंडेशन वगैरह वगैरह, मतलब बड़ा इन्फ्लुएंस रखने वाला आदमी। इंडिया फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, विवेकानंद से नहीं, लेकिन उसका बैकग्राउंड बैंकिंग सेक्टर में, विदेशी कंपनियां, GE, मॉर्गन स्टैनले, GE कैपिटल, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों से वो जुड़ा रहा है। यानी आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी के बच्चे वल्नरेबल हैं बाहर, तो उनको दबाव में लिया जा सकता है। ऐसा चीन मानता है, अमेरिका मानता है,
बहुत सारे देश मानते हैं, रूस मानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का कानून ऐसा नहीं मानता है। हम ये मानते हैं हमारे डोवाल साहब के बच्चे को तुम गर्दन भी उड़ा दोगे ना, डोवाल साहब देशभक्त बने रहेंगे, इसलिए हमारे कानून में ऐसी कोई रोक नहीं है। अब आते हैं दूसरे लोगों पे। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, भारत की विदेश नीति क्या हो, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान। एस जयशंकर का बेटा ध्रुव जयशंकर वॉशिंगटन में रहता है, लंबे समय से काम करता है, ओआरएफ से जुड़ा हुआ है, ओआरएफ अमेरिका से, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इस ओआरएफ के मालिक या कहें कर्ता धर्ता या कहें सरपरस्त अंबानी साहब हैं। और अमेरिका की धरती पर रहना अपने आप में, एक चीनी नजरिए से सोचें, उत्तर कोरिया के नजरिए से सोचें, वियतनाम के नजरिए से सोचें, रूस के नजरिए से सोचें, थोड़ा सा सावधान रहने को बोलता है। मतलब ऐसी हालत में वो लोग अपने यहाँ पे किसी को इतने संवेदनशील पद पे नहीं रखते जिसका बेटा बाहर काम करता है। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनका जीवन का एक बड़ा हिस्सा विदेशी संस्थाओं में, जिनको कहा जाता है कि वो भारत को और दुनिया भर के देशों को ये सिखाती हैं कि उनको देश कैसे चलाना है, IMF वर्ल्ड बैंक टाइप की, उसमें बीता। भारत में वो RBI के गवर्नर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं किसी की निष्ठा पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि हर आदमी चोरी करेगा। हम सब चोर हैं इसलिए कानून नहीं बना है, हम सब लाल बत्ती जंप करते हैं इसलिए कानून नहीं बना है। लेकिन कानून बनाया जाता है कि आदमी हेलमेट लगा के नहीं जाएगा तो उसकी जान जा सकती है। तो जिन देशों ने ये कानून बनाए हुए हैं, उसके दायरे में मनमोहन सिंह भी आते हैं। मनमोहन सिंह की बेटियां अमृत सिंह मानवाधिकार वकील, अमेरिका में रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिविल लिबर्टीज और संवैधानिक मामलों में काम करती हैं। उपिंदर सिंह एकेडमिक्स में इतिहासकार हैं। अब आप सोचिए, उनकी भारत में भी एकेडमिक्स भूमिका है, लेकिन कुल मिला के अगर मेरे एक परिवार का व्यक्ति किसी एक देश के साथ जो कल युद्ध में जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे ट्रंप इस वक्त कर रहा है, और मेरे परिवार के लोगों को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ये हुआ है। अमेरिका ने सैंक्शन लगने के बाद लोगों की संपत्तियां तक जब्त की हैं। तो वो सिचुएशन बहुत जोखिम भरी है किसी भी देश के लिए। पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम यूके में ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज में पढ़ाते रहे, पैसा और वो बिजनेस और राजनीति वगैरह भी कर रहे हैं, राजनीति भारत में करते हैं, और उनके अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और कारोबारी संपर्क जबरदस्त हैं। लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो उस तरह से वहां बसे हुए नहीं हैं, इसलिए इस पे रियायत दी जा सकती है। लेकिन उसका क्या करोगे जो हिंदुस्तान का अकेला जीवित सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट होता है ना, यहाँ पे लगा होता है आई लव यूके, ये सब लिख देते हैं लोग, या ना आई लव डोंबिवली, आई लव, वहाँ पे जाके लोग अपना सेल्फी खींचते हैं। लेकिन एक सेल्फी पॉइंट हिंदुस्तान में चलता फिरता है, जहाँ खड़ा हो जाए वहीं पे लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, खासतौर पे स्त्रियाँ। वो है हमारे शशि थरूर महोदय। शशि थरूर जो है, उनके बेटे ईशान, जो विदेश नीति के विश्लेषक हैं, अमेरिका में रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और पेशेवर वातावरण से उनके पुत्र का करियर रहा है। लंबे समय तक खुद थरूर UN वगैरह से जुड़े रहे, और ये सबको पता है कि भाई शशि थरूर का भी वहीं कुछ लेना देना रहा है। तो फिर उस कानून के नज़रिए से देखें तो क्या हमको ये मानना चाहिए कि ऐसे लोगों को डीप होना चाहिए नीति में? शशि थरूर की कहानी तो ये कि भाई पूरी हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है सोशल मीडिया वाली, उससे जुड़ी हुई पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में ये आदमी ये तय करता है कि फेसबुक की कौन कौन से नियम लागू हो, कौन से ना हो, बुला के उनके साथ में पूछताछ करना, बुला के उनसे डिस्कस करना, ये सब काम किया गया है। और एक और बड़े आदमी हैं जो पूरी दुनिया को गद्दार कहते हैं, जिसको जी में जो आए वो आरोप लगा देते हैं, और इतना खतरनाक आदमी है कि उनसे भी आप डरते हैं। लेकिन मैं तो उनको बहुत ईमानदार आदमी मानता हूँ, देश सेवक मानता हूँ, देशभक्त मानता हूँ। और ये महान देशभक्त अगर चीन में होते या ये किसी और देश में होते तो इस पर सवाल जरूर उठता, क्योंकि उनकी बेटियां अमेरिका में हायर एजुकेशन, इकोनॉमिक्स में,
कॉरपोरेट में जुड़ी हुई हैं और वो श्रीमान हैं पूर्व मंत्री सांसद श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी। मोंटेक्सी अहलूवालिया लंबे समय तक भारत की नीतियां बनाते रहे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे। भारत में पूंजीवाद को लाने में मनमोहन सिंह के साथ उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। यानी जो अमेरिकन एजेंडा है इकोनॉमिक, उसको भारत में इम्प्लीमेंट करने वाले ये दो प्रमुख चेहरे थे और उनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अर्थशास्त्र, नीति में बहुत सारे प्रोफेशनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ देखा गया है। ये लंबे समय तक वो बाहर रहे और वहाँ पर उन्होंने पब्लिक काम किया, यानी विदेशी कनेक्शन। एन.के. सिंह, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, विदेशों में रहे हैं, काम किया है, पेशेवर कॉरपोरेट प्रोफेशनल सेक्टर में रहे हैं और कुल मिला के इनके बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जो कॉरपोरेट प्रोफाइल हैं। अगर आप और ऊपर जाएं, एस जयशंकर खुद के बच्चे उनके जो हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एस जयशंकर खुद भी एक ऐसे बच्चे रहे हैं जिनकी विदेशों में गहरी संबद्धता रही है। लेकिन भारत में इन लोगों का तो चलो पता है, पब्लिक लाइफ में बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ के IAS, IPS, IFS अधिकारी ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, वल्नरेबल कंडीशंस में रहते हैं। कई लोगों के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हैं, उनकी दौलतें हैं, कई लोगों के वहाँ पर रियल एस्टेट हैं। भारत के उद्योगपतियों के, यहाँ तक कि हमारे अंबानी जी का फैमिली ऑफिस सिंगापुर, अडानी जी का फैमिली ऑफिस UAE, और ये सारी चीज़ें हमारी जानकारी में है। अनेक नेता, मतलब ये मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं ये 8-10 उदाहरण आपको छोटे से उदाहरण हैं। हजारों लोग हैं जो कहीं ना कहीं चीन की परिभाषा में नेकेड ऑफिशियल होते हैं और इन अधिकारियों की जांच समझ भले ही ना करें, इनको संदेह की नज़र से भले ही ना देखें, पर एक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, इनको सार्वजनिक तौर पे घोषित कर देना चाहिए कि इनका विदेशों से कितना कैसा संबंध है, ताकि इस देश की नीतियां बनाने वाले ये समझ सकें कि कभी मुसीबत आएगी, बुरा वक्त आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि इन सब की कमजोर नस किसी दूसरे देश में है और नेकेड ऑफिशियल की भी कमजोर नस ही दूसरे देश में होती है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।